तो देखिए, आज उपचुनाव चल रहा था। बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव के दरमियान किस किस तरह की बातें हुई, कैसे कैसे सीट पर लोग पहुँचे, किस तरह से सीट पर अपनी अपनी दावेदारी दी और कौन कौन नेता, किस किस पार्टी के नेता ने अपनी दावेदारी को परचम लहराने तक की भी बात कही, आज उस पर हम लोग विचार करेंगे। हमारे साथ पत्रकार का समूह है, मैं अमलेश आनंद, सुमन कुमार और साथ में हैं आपके साथ सागर कुमार। तो हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले सागर जी आपसे। सागर जी, क्या लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी कह रहा है कि फिर से नीतीश कुमार राज करेगा 5 साल तक और नीतीश कुमार को कोई हिला नहीं सकता है। क्या लग रहा है कि उपचुनाव से कुछ सीखेंगे क्या नीतीश जी? देखिए अमलेश जी, जब हम लोग लगातार कवर करते हैं, जदयू कवर करते हैं हम लोग लगातार, तो होता क्या है कि आप देखे होंगे कि जो बैनर बाहर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो देखिए, आपने वही बात से शुरुआत की है कि फिर से नीतीश हो पाएंगे। ये उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जिससे पता चल जाएगा साफ साफ कि एनडीए की वापसी होगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और शायद इसी असमंजस की स्थिति रही होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। तो आज दरभंगा में जब एम्स निर्माण की नींव डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचे थे, तो वहां से फिर से नतमस्तक हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कहें कि सर देख लीजिएगा, चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन हमको बकस दीजिएगा। देख लीजिए दर्शकों, ये कितनी हास्यास्पद बात हुई। एक बिहार के एक मुख्यमंत्री अपने ओहदे पर रहते हुए किसी को पैर छू रहे, किसी को मतलब प्रधानमंत्री है तो क्या है, पैर छूने की उनकी वो तरीके अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है। चलिए हम सागर जी, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। देखिए, ये संस्कार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से किसी का भी पैर छुए, हमें क्या मतलब है, लेकिन वो केवल नीतीश कुमार नहीं है, बिहार की प्रतिष्ठा उनके साथ जुड़ी हुई है। बिहार उनके नाम से जाना जाता है क्योंकि बिहार को लीड कर रहे हैं वो, और सरकारी कार्यक्रम था एक तरह से, उस कार्यक्रम में आप जाते हैं, अब बैठे हुए हैं संसद में बैठे हुए हैं और जाके पैर छू ले रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूर बचने की जरूरत है। हम चुनाव की बात कर रहे थे, तो देखिए ये 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है काफ़ी रोमांचक है। बाकी जो डेटा का बात है, जो एनालिसिस का बात है, हमारे जो सीनियर हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो जरूर बताएंगे। लेकिन चुनाव दिलचस्प रहा, हम लोगों ने कवर किया, लोगों से बातचीत किया, और ये एक पर्व है हमारे लिए, हम पत्रकारों के लिए और पॉलिटिकल लोगों के लिए चुनाव एक पर्व की तरह आता है, और हम लोगों ने एक पर्व की तरह उसको देखा और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी हम लोगों ने किया। बिहार की तकदीर और तस्वीर आने वाले समय में क्या होगी, इन 4 विधानसभाओं से तय हो जाएगा, बस रिजल्ट जब आएगा तब। चलिए हम लेके चलते हैं आपको इंसाइक्लोपीडिया के साथ। इंसाइक्लोपीडिया मतलब डाटा का इंसाइक्लोपीडिया हम मानते हैं सुमन कुमार जी को, और सुमन कुमार से जानते हैं कि क्या होगी ये तस्वीर और किसकी बदलेगी तकदीर। ये 4 विधानसभा का जो सीट है, उपचुनाव हो रहा है, इसकी जो तस्वीर है, किन किन की तकदीर बदलने वाली है, जरा कुछ आप बताइए डाटा के साथ, आप फ्री होकर के बात करिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, आप लोगों का आभार। देखिए, 2020 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कद जितना बड़ा था, उस कद को लगभग आधा करने का काम चिराग पासवान ने अपने एक निर्णय से कर दिया। चिराग पासवान ने ये घोषणा किया और उस घोषणा के अनुकूल कार्य किया। नीतीश कुमार जहां जहां खड़े हुए वहां पर चिराग पासवान ने उनके विरुद्ध अपने प्रत्याशी को उतारा और नीतीश कुमार के कद को आधा कर दिया, यानी 80 विधायकों की पार्टी को तकरीबन 43 विधायक की पार्टी बना डाला। देखिए, मैं यही बात करने वाला हूं कि यही काम 2024 का ये जो 4 विधानसभा उपचुनाव है, ये सिर्फ विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, ये 2025 में जो महाभारत की लड़ाई होने वाली है, बिहार विधानसभा की जो लड़ाई होने वाली है, उसकी झांकी या ट्रेलर है, ये उसका सेमीफाइनल है सर।
ये उसका सेमीफाइनल है, मैं उसको बताता हूँ कैसे। जो काम 2020 में चिराग पासवान ने किया, वही कार्य 2024 बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज करने जा रहा है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। अब वो कैसे करने जा रहा है, मैं इसकी अभी आपको वानगी दिखाता हूँ, पेश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आप देखेंगे बिहार विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा था तो आरजेडी के नेता श्री लालू प्रसाद यादव चारों विधानसभा उपचुनाव में कहीं नहीं जाते हैं। वो हाँ। जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बेलागंज में। बेलागंज में क्यों जाते हैं? आप देखेंगे कि बेलागंज विधानसभा उपचुनाव की बात होती है, शहाबुद्दीन, सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब को आनन फानन में आरजेडी अपने साथ में जोड़ता है। अच्छा, अगर आपको उनसे इतनी ही मोहब्बत थी, इतना ही प्यार था, तो ये कार्य आपको जस्ट 2-3 महीना पहले लोकसभा चुनाव हुआ, बिल्कुल। आप उस समय भी जोड़ सकते थे। अगर शहाबुद्दीन को उस समय जोड़ लिया जाता उनके परिवार को, तो सिवान का जो नतीजा है, जो विजय लक्ष्मी देवी आज जदयू की सांसद है वहाँ के, वो नहीं रहती, तब उस समय नतीजा कुछ और ही निकलता। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी, अभी की परिस्थितियां अलग है। जनसुराज के आने के बाद से लालू यादव और आरजेडी, आप माने या ना माने, अंदर ही अंदर डरा हुआ है। दोनों डरे हुए हैं कि यादव और मुसलमान जो आधार वोट, जिसकी राजनीति, हालांकि ये लोग कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, लेकिन आप मान के चलिए ये A to Z की पार्टी नहीं है। बिहार में आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर अन्य जितने भी दल हैं, वो सब किसी न किसी जात की बुनियाद पर टिके हुए हैं। आप देखें, जदयू कुर्मी कुशवाहा की राजनीति करता था, हालांकि अति पिछड़ों को इन्होंने जोड़ा हुआ है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि जब जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बनाया, तो एक मुस्लिम प्रत्याशी को देखकर लालू यादव और उनका कुनबा पूरी तरीके से डर गया, ताकि वो अपनी वोट को फिसलने से रोक सके। देखिए, बेलागंज में 63,000 मुसलमान हैं, बिल्कुल। तकरीबन 70,000 यादव वोटर हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों वोटर जब मिल जाते थे तो 1990 से सुरेंद्र यादव की बादशाहत चलती थी। देखिए, 7 बार जीते हैं चुनाव। सबसे बड़ी बात क्या है, सुरेंद्र यादव 7 बार चुनाव जीते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको याद हो कि जब 98 के आसपास में, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा हूं, उस समय जब सुरेंद्र यादव जब सांसद बन के जहानाबाद के गए थे, तो उस समय महेश सिंह यादव विधायक बने थे। लेकिन जब 13 महीने बाद ही जब सरकार बनी और सुरेंद्र यादव जहानाबाद का चुनाव हार गए, उसके बाद से वो फिर विधायक बने। मतलब बीच में केवल 13 महीने का जो है कार्यकाल वो दूसरे किसी व्यक्ति का रहा। तो मैंने जिस प्रकार से बताया कि 70,000 यादव और 63,000 मुसलमान, ये दोनों मिल जाते थे, तो उसके बाद में जो छिटपुटिया वोट है, जो गरम मसाला, तेज पत्ता, इन सब चीजों के तो पहले टूटते चले गए। इसमें मेरा सवाल यही है कि मुस्लिम और यादव के बदौलत सुरेंद्र यादव जीतते आए हैं, तो आखिर अभी आपको क्यों डाउट लग रहा है कि सुरेंद्र यादव नहीं निकाल पाएंगे? सुरेंद्र यादव या उनका बेटा एक ही बात है। नहीं, ये मुझे डर नहीं लग रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, लालू यादव और उनकी पार्टी को ये बात महसूस हुआ कि 63,000, देखिए एक बात आप मानिए चाहे मत मानिए, प्रशांत किशोर का इन लोग कितना भी उपहास हुआ है, प्रशांत किशोर ने अपनी शक्ति को दिखाया है, कई राज्यों में सरकार का निर्माण किया है। ठीक बात है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मुस्लिम और यादव टूट के जनसुराज के तरफ जाएंगे? आप सागर जी एक बात को समझिए, मनोरमा देवी पूर्व एमएलसी रह चुकी है। 1.5 महीने पहले ही एनआईए का रेड पड़ा था उनके यहाँ, 4 करोड़ कैश बरामद हुआ था, कई प्रतिबंधित बोर की गोलियां भी बरामद हुई थी। लेकिन सुरेंद्र यादव से लड़ने के लिए इन लोगों को कोई और बड़ा नाम नहीं मिला। देखिए, बिंदी यादव, स्वर्गीय बिंदी यादव की ये पत्नी हुई मनोरमा देवी, और बिंदी यादव बहुत बड़ा नाम थे। अच्छा, ये मनोरमा देवी के एक और परिचय मैं बताता हूँ। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले अंकित सचदेवा हत्याकांड, जिसमें इनके सुपुत्र रॉकी यादव का नाम आया था। देखिए, कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, नक्सली साहित्य पाया गया, मगध में नक्सलियों को प्रश्रय देने का भी आरोप लगा। लेकिन इसके बावजूद जदयू एनडीए के द्वारा उनको टिकट दिया जाता है, भाजपा यहाँ चुप हो जाती है। देखिए, किसी भी तरीके से उस सीट को निकालना मुद्दा है, कौन व्यक्ति को हम खड़ा कर रहे हैं, उसकी क्या छवि है, कोई मतलब नहीं। यहाँ ये मुद्दा गौन है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा ट्रैक आउट हो गए थे। देखिए, वही मेरा कहना था, चुनाव पर ही मैं बात कर रहा था कि यादव आपने बताया कि 70,000 है, मुस्लिम 63,000 है, मतलब 35% मिला के आप मानेंगे ये सारे लोग हैं। फॉरवर्ड की बात करें तो 15% है, दलित 30% है। तो जो पारंपरिक वोट है, पारंपरिक वोट का मतलब यादव और मुस्लिम, ये समीकरण कौन तोड़ेगा? अगर नहीं तोड़ेगा तो जीत रहा है बेलागंज राजद। देखिए, अगर जनसुराज अगर 10 से 15,000 वोट भी यादवों का ले आता है, देखिए सुरेंद्र यादव का इतिहास रहा है कि वो 25-30,000 32,000 वोटों से हमेशा से जीतते आए। आप पहले बात को समझिए। जनसुराज
सवर्णों का वोट भी तोड़ रहा है, जन स्वराज मुसलमानों का वोट भी तोड़ रहा है। लेकिन अब देखने का विषय ये होगा कि जन स्वराज कितने मुसलमानों का वोट तोड़ता है और कितने सवर्णों का तोड़ता है। देखिए सवर्णों का प्रतिशत वहाँ कम है, लेकिन भूमिहार और राजपूत जो कि सवर्णों की दबंग जाति मानी जाती है, वहाँ पर किस प्रकार से प्रशांत किशोर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये भी देखने का विषय है। चूंकि इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी दिया हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि मुसलमान वोटरों को इन्होंने अपनी तरफ रिझाने का कार्य चालू कर दिया और कई जगह इन्होंने रिझा भी लिया। ये तो 23 तारीख को पता चलेगा कि बेलागंज का चुनाव परिणाम क्या होगा, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि 23 तारीख को बेलागंज का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो अप्रत्याशित और चौंकाने वाला होगा। अच्छा, हम आते हैं अभी रामगढ़ पे। ठीक है, रामगढ़ पे क्या ख्याल है आप लोगों का? ये देखिए रामगढ़ के बारे में थोड़ा डेटा की बात करें तो जैसा कि आपने ही बताया था कि अजीत सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं। भाजपा से अशोक कुमार सिंह, जो कि पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं। समीकरण की बात करें तो एससी और दलित 24%, 65,000, मुसलमान 8.5%, लगभग 24,000, राजपूत 70,000, यादव 40,000। मोटा मोटी ये जो समीकरण आपने संख्यक में तो राजपूत दिख रहे हैं। जी, लेकिन अब आपने एक बात मुझे बताई थी ऑफ द कैमरा कि बसपा यहाँ से लीड कर सकती है, ये मुझे नहीं समझ में आया और ये हमारे दर्शकों का भी समझ में आया। देखिए एक बात आप लोग समझ लें कि जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए बिहार के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर बसपा का जनाधार शुरू से रहा। आज भी आप देखेंगे जदयू में कई सारे लोग जो हैं वो बसपा के ही चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए थे और बाद में वो बसपा को जदयू को ज्वाइन कर लिया था। देखिए बसपा के जो वोटर हैं वो मूलतः माने जाते हैं रविदास जाति को, जिनको बिहार में चमार जाति भी कहा जाता है। तो वहाँ पर रविदास की संख्या भी तकरीबन 50,000 के आसपास में है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा अंबिका यादव वहाँ पर बसपा के बहुत बड़े लीडर हैं और अंबिका यादव के भतीजे को इस बार बसपा ने टिकट देने का कार्य किया है। देखिए आप देखेंगे तो जन स्वराज का प्रत्याशी कुशवाहा बिरादरी का आता है, आरजेडी का प्रत्याशी जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के, उनके छोटे सुपुत्र हैं। इसके अलावा आप देखते हैं भाजपा से अशोक कुमार सिंह, काफ़ी बड़े नाम हैं। पिछली बार भी ये 55,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव लाने का काम किया था। पिछली बार सुधाकर सिंह का जो जीत मिला था वो 200 से कम वोटों से उनका जीत का अंतर था। 55,000, मतलब अपना वोट बैंक भी अशोक कुमार सिंह का है। देखिए अशोक कुमार सिंह का राजपूतों में पैठ है। दूसरी बात, राजपूत समाज में एक ये भी संदेश जा रहा है कि क्या राजपूत समाज से कोई और व्यक्ति आरजेडी में नहीं मिलता है क्या? जगदानंद सिंह के परिवार में ही सारे योग्य व्यक्ति हैं चुनाव लड़ने के लायक क्या? उनका पुत्र बक्सर का सांसद बनता है। जगदानंद सिंह को रामगढ़ की जनता ने हाथों हाथ लिया। और अजीत सिंह जो कि उस समय जदयू में थे, उनको लाया गया कि यहाँ से टिकट देने के लिए। मुझे ठीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन अजीत सिंह कई जगह भ्रमण कर चुके हैं। नहीं, जदयू में थे वो जी, कई जगह कई पार्टियों को भ्रमण कर चुके हैं। तो सुधाकर सिंह खुद बीजेपी में थे जी। तो इस बार ऐसा नहीं लगेगी जनता को कि उसके अलावा हम कहीं और मूव करें? देखिए मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वहां लड़ाई जो है इस बार, देखिए बसपा का भी प्रभुत्व वहां पर है, बसपा का वर्चस्व है, प्रभाव है। मुझे जो लग रहा है कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि जन स्वराज जिस प्रकार से कई जगहों पर जाकर विभिन्न पार्टियों का गेम खराब कर रही है, तो वहां पर की लड़ाई भी त्रिकोणात्मक चल रही है। ये देखने का विषय होगा कि जन स्वराज आखिर किसका वोट काट रहा है। देखिए कुशवाहा समाज को शुरू से कहा जाता है कि ये एनडीए के वोटर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें रामगढ़ में एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि देखिए रामगढ़ जो सीट है वो काराकाट के नज़दीक है, वो भोजपुरी बेल्ट जो सीट है, तो पवन सिंह वाला एंगल क्या काम करेगा यहाँ पे? पवन सिंह के वजह से जो है एक तरह से कहिए कि पूरा माहौल बना पवन सिंह के वजह से, और राजपूत नाराज़ हुए और तब जाकर सुधाकर सिंह वहाँ से जीत पाए बक्सर से। तो क्या वो एंटी इनकम्पेंसी भी दिखेगी, राजपूतों की भाजपा की नाराजगी दिखेगी? देखिए बक्सर से सिर्फ कुशवाहा समाज की नाराजगी के कारण सुधाकर सिंह नहीं जीते थे। आप लोग शायद भूल रहे हैं, मैं याद दिला देता हूं। उस समय आनंद मिश्रा निर्दलीय उम्मीदवार जो अभी जन स्वराज के नेता बन गए हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, तकरीबन 56,000 वोट लाने का काम किया। आनंद मिश्रा ने 56,000 बक्सर से लोकसभा से वोट लाया। वहां से बसपा ने भी 60-70,000 जी अनिल सिंह खड़े हुए थे। तो इस कारण से तो आनंद मिश्रा को किसका वोट मिला? आनंद मिश्रा को जो वोट मिला वो मूलतः भाजपा का वोट था। तो कहने का मतलब है कि देखिए पवन सिंह ने मगध और शाहाबाद में एनडीए की राजनीति को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। देखिए वहां पर कुशवाहा के बीच में संदेश गया कि पवन सिंह काराकाट से क्यों खड़ा हो रहे हैं। अगर उनको, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े लीडर हैं, वहां से वो खड़ा हो रहे थे।
पवन सिंह ने अनाउंस कर दिया, लेकिन पवन सिंह ने भी चतुराई करते हुए, चूंकि पवन सिंह ने देखा कि आरा से बीजेपी के आर.के. सिंह खड़ा है जो राजपूत जाति से आते हैं। तो मेरा सवाल वही था कि क्या इफेक्ट डालेंगे पवन सिंह रामगढ़ पे? देखिए अगर डालेंगे तब तो एनडीए के लिए दिक्कत उस समय होगी। कुशवाहा समाज के मन में ये बात चली गई थी कि पवन सिंह यानी एक राजपूत व्यक्ति जो है, हम कुशवाहा को सांसद नहीं बनने देना चाहता है। और इसके पीछे बीजेपी है कहीं ना कहीं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। लोगों को ये लग रहा था। इसका भड़ास लोगों ने निकाला, हालांकि इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई मुझे तो नहीं दिखती बिल्कुल है, नहीं दिखती है। और जो भी राजनीतिक जानकार है उनको भी ये सच्चाई नहीं दिखती है। लेकिन देखिए, जनता के बीच में जो है ना, राजनीतिक पार्टियां कई बार पक्ष और कई बार विपक्ष जानकर भ्रांतियां फैलाने का काम करती सुमन हैं। सर, चलिए, आप तो तरारी भी गए हैं, हाँ, तरारी में आप ग्राउंड लेवल पे लोगों का ओपिनियन, बड़े मजेदार बातें करते थे लोग। वहाँ की स्थिति आपको अभी क्या लग रही है? उस समय कुछ और थी, लेकिन अभी कुछ बदलती नजर आ रही है। तरारी जो के आपके बारे में पास जो percentage पहले में? जानकारी है कि बीजेपी से वहाँ सुनील पांडे, बाहुबली जो सुनील पांडे हैं, उनके बेटे विशाल प्रशांत वहाँ से चुनावी मैदान में हैं, जिनका सुशील पांडे नाम है। और CPI-ML से राजू यादव, जो कि वहाँ के 2 बार से चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो मैदान में। और जनसुराज से किरण देवी, पहले तो हालांकि दूसरे कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में जनसुराज ने कैंडिडेट बदला, और किरण देवी जो कि राजपूत समाज से हैं और उनके पति बड़े कोयला व्यापारी हैं धनबाद में, तो ये मैदान में हैं। और वहाँ पर अगला पिछला की जो लड़ाई है भूमिहार, और बाकी डेटा की बात जो आप बता रहे हैं। क्या लग रहा है? चूंकि जो प्रिडिक्शन पहले हो रहा था उसमें ऐसा लग रहा था, वो मेरा प्रिडिक्शन था कि माले वहां से निकलेगा, लेकिन अभी 1 बजे तक जो वोटिंग हुआ है, 1 बजे तक की जो वोटिंग की स्थिति है, उसमें कुछ और लग रहा है। आपका क्या? नहीं, अभी तो एक्चुअली अभी हम लोग शाम में बैठे हुए हैं, अभी तो बात दूसरी है। भले ही चुनाव संपन्न हो चुका है, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप तरारी को अगर अभी वर्तमान को देखना है तो मैं आपको 2015 में ले जाऊंगा। देखिए 2015 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह उस समय चुनाव लड़ते हैं। उस समय सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे चुनाव लड़ती हैं और मात्र 272 वोट से हार जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि पिछले बार सुनील पांडे निर्दलीय लड़ते हैं, बीजेपी से कौशल विद्यार्थी खड़ा होते हैं, 13,600 के आसपास में वोट लाते हैं, और सुनील पांडे की हार 11,000 वोटों से होती है निर्दलीय। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट लाने का काम किसी ने किया तो वो सुनील पांडे ने किया, 62,000 के आसपास में वो वोट लाए थे। अब बीजेपी ने क्या देखा कि जो 13,000 वोट हमारा था, सुनील पांडे का 62,000 वोट था, ये मिलता है तो करीबन 75,000 वोट हो जाता है, तो हमारी जीत हो जाती है। देखिए, माले को जो पहले प्लस पॉइंट मिलता था, इस बार नहीं मिल रहा है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। सुदामा प्रसाद एक कानू जाति है, उससे आते हैं, ये वैश्य समुदाय का एक अंग होता है। सुदामा प्रसाद को इसका लाभ मिलता था। देखिए, वैश्यों को, भाजपा को तो शुरू से बनियों की पार्टी कहते हैं ना, तो लेकिन भाजपा को और वहाँ ये इसका फायदा नहीं मिल सका, क्योंकि प्रत्याशी इधर से आपको रहता था भूमिहार, और उधर से प्रत्याशी होता था वैश्य समुदाय का। तो इस कारण से सुदामा प्रसाद वैश्य जाति का भी कुछ वोट अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेते थे। मतलब भाजपा का वोट वो काट लेते थे, बाकी उनका कैडर वोट है ही वहाँ पे। लेकिन अगर बीजेपी के पास में यहाँ प्लस पॉइंट है, तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ माइनस पॉइंट भी बीजेपी के साथ जुड़ गया। अब देखिए, बीजेपी ने जनसुराज ने अपना प्रत्याशी शुरू में श्री कृष्ण सिंह को बनाया, जाति के राजपूत। उसके बाद में देखिए, जनसुराज ने फिर एक षड्यंत्र के तहत, मुझे लगता है षड्यंत्र का नाम गलत होगा, सोची समझी रणनीति के तहत किरण देवी को प्रत्याशी बनाया, वो भी राजपूत समाज से आती है। देखिए, राजपूत किसको वोट करता है? राजपूत वहां पर कैंडिडेट बीजेपी के साथ में है, सुनील पांडे के साथ में है। सुनील पांडे जब निर्दलीय भी थे तो राजपूत समाज सुनील पांडे के साथ में था। लेकिन यहाँ पर जनसुराज ने इसी कड़ी में एक अपना अहम फैसला लेते हुए किरण देवी राजपूत प्रत्याशी को उतार दिया कि 20,000 राजपूतों, जो उनके तरारी विधानसभा में 20,000 के आसपास में राजपूत वोटर, तो उनके हिस्से को कुछ कर सकें। दूसरी तरफ से क्या होता है, देखिए प्रशांत किशोर, और इसका फायदा रामगढ़ में ले सके। जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल, सागर जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये दिखाने के लिए कि पहला तो उन्होंने बेलागंज में दिखाया कि मैंने अल्पसंख्यक समाज से एक प्रत्याशी दे दिया, दूसरी तरफ उन्होंने ये दिखाया कि मैंने एक महिला प्रत्याशी भी उतार दिया। देखिए, प्रशांत किशोर एक पंथ कई काज करते हैं, ठीक है ना। वो एक लाठी के भरोसे वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर चलते हैं, तो उसी लाठी के भरोसे किसी को आगे जो बदमाशी करता है उसको सुटाई भी करता है। दर्शकों को जातिगत आंकड़ा बता दीजिए तरारी का जल्दी में। तरारी में सबसे ज्यादा भूमिहार वोटर है तकरीबन 65,000। इसके बाद में आप आएंगे तो ब्राह्मण वोटर करीबन 30,000 के आसपास में है। इसके अलावा राजपूत वोटर करीबन 20,000 के आसपास में है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो यादव वोटर भी तकरीबन 30,000 के आसपास में है। आकलन क्या है आपका?
मेरा वहां पर आंकलन देखिए, तरारी की लड़ाई चारों विधानसभा सीट में अगर सबसे दिलचस्प लड़ाई है, देखिए वर्ल्ड कप में आप देखते होंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप में कि सभी दर्शकों को इंडिया और इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान का ज्यादा मैच हॉट देखने लगता का है। मन करता हाँ, होगा। वही है। तो तरारी की लड़ाई वही इंडिया पाकिस्तान की मैच है। लास्ट बॉल पे विराट कोहली छक्का मारता है या जावेद मियांदाद छक्का मारता है, ये देखने का विषय होगा। अमलेश सर से एक सवाल मेरा है, आप भी तरारी गए हैं, आप भी कई लोगों का पब्लिक ओपिनियन किए हैं, कई नेताओं से बातचीत किए हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, उस समय जिस समय हम तरारी में पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, उस समय एक दूसरे पर दबाव वाली बात थी, कोई कम नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर उसमें अपने स्थिति से हम आकलन करें तो उसमें राजू यादव अव्वल दिख रहे थे। लेकिन वोटिंग के बाद लग रहा है कि कुछ बदला है। अभी वोटिंग के बाद या तकरीबन 15-20 दिन का जो फासला गुजरा है, उसमें जो चीज़ें, क्योंकि मानसिकता बदलती जाती है, बिल्कुल। इंसान की मानसिकता हर 8 घंटे पे वो चेंज और होती कहा है, जाता है कि चुनाव बिहार की बात करें या और भी कहें कि हाँ। रातों रात बदल जाता है। तो अब उसमें ये भी देखा जा सकता है, चूंकि जब जनसंपर्क किया गया है तो उसमें जो सुनील पांडे है वो भी कम नहीं रहे, हाँ, उस दबदबा में है। जैसा कि आप आज को अभी सूचना मिला है कि वहाँ कुछ थोड़ी सी झड़प की घटनाएं भी हुई, तो वहाँ अब ये देखना होगा। हम तो इतना बता रहे हैं आपको कि जनसुराज की बात अगर करें तो वो खेल बिगाड़ने में कामयाब बिगाड़ हो सकता है। चलिए अब आते हैं इमामगंज। हाँ, इमामगंज की बात के और बारे में बहुत देखिए, बता दें दिलचस्प। इमामगंज जो है गया जिले की ये विधानसभा सीट है और यहाँ से जीतन राम मांझी विधायक थे, अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। झारखंड से लगा हुआ ये है, सटा हुआ क्षेत्र है। हम पार्टी से दीपा मांझी, जो जीतन राम मांझी की बहू है, वो चुनावी मैदान में है। राजद से रोशन मांझी और जनसुराज से जितेंद्र पासवान यहाँ मैदान में है। अब बताइए थोड़ा सा इसमें क्या, देखिए, शॉर्ट में थोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आरजेडी के और हम के प्रत्याशी माझी समुदाय से आते हैं। वहाँ पर जनसुराज ने, देखिए मैंने बोला ना कि जनसुराज हमेशा मौका पर चौका लगाने वाला काम कर रहा है। वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पासवान जाति के उम्मीदवार को दे दिया है। शुरू में तो कहा गया कि डॉक्टर है, बाद में पता चला कि 12th पास है। कैसे डॉक्टर हैं तो आने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि चिराग नहीं गए। देखिए, हाँ। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच की जो तलखी है, ये जग जाहिर हो गए। जेपी नड्डा ने भी उनको नहीं मना पाया। सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान वहां नहीं गए हैं। तो हाँ। चिराग पासवान जब वहां नहीं जाते हैं तो क्या पासवान वोटर दीपा मांझी के साथ एकजुट होगा या जनसुराज के साथ एकजुट होगा, ये भी देखने का विषय होगा। देखिए, इसके अलावा क्या है, सुरक्षित सीट है वहां पर। जनसुराज का ये प्रयास रहेगा कि सवर्णों को, हालांकि सवर्णों का वोट बहुत ही कम है वहां पर, सवर्णों को भी रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर अभी तक का जो हमारे सामने में जो रुझान लोगों का पता चल रहा है, वहाँ के लोगों से बातचीत के आधार पर, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरजेडी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही। इमामगंज में जी बिल्कुल, आरजेडी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही। देखिए, बात समझिए, आप देखेंगे ना, किसके बदौलत? चिराग पासवान के बदौलत नहीं। देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट मिनिस्टर है केंद्र में, उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं। परिवारवाद के बदौलत अब उनको कोई और कैंडिडेट नहीं मिला, उन्होंने पुत्रवधू को अपने उतार दिया। तो देखिए, जनता इन सब चीजों को अब समझने लगी है। हाँ। आपके परिवार का पहले एक सदस्य से दूसरा होता था, तो जनता में एक अलग, अब तो आपने तीसरे और चौथे लोगों को घुसाना चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जनता को ऐसे परिवारवाद पर चोट करनी चाहिए। चलिए, तो देखिए ये तीनों क्षेत्र का फटाफट एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों से ले लेंगे फटाफट अंदाज में। 4 सीट जनसुराज, बहुत लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जो है कई सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा मानना है कि जनसुराज 2 से 3 विधानसभा क्षेत्र में अपनी जमानत जब्त कर रहा है। जीतने की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई सीट पे नहीं बिल्कुल। आप इसी सवाल पे क्या कहेंगे? मैं भी सहमत हूँ। हाँ, मैं भी सहमत हूँ, हाँ। चूँकि हम भी घूमे हैं वहाँ। हम भी यही कहेंगे कि मुझे लगता है कि जमानत जब्त की बात 1-2 सीट पे तो जैसा सुमन सर कह रहे हैं है ही, लेकिन 2 और ऐसी सीट है जहाँ 5 से 10 हज़ार भी वोट नहीं ला पाएंगे, ये भी बात है। जनसुराज का भविष्य क्या देखते हैं आप लोग बिहार में? जनसुराज का भविष्य में उज्जवल ही देखता हूँ। उज्जवल हारने के बाद भी, हारने के बावजूद, चुनाव देखिए जमानत जब्त होने के बाद भी, बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है, 1 महीने के बाद ही चुनाव में उतरने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके तर्कश में भी बहुत सारे तीर बचे हुए हैं। देखिए, एक बात बताऊं, प्रशांत किशोर इसको जीतने के लिए खेला ही नहीं है ये खेल। प्रशांत किशोर
सिर्फ भरमाने के लिए खेला है और अपनी कमर मजबूत करने के लिए खेला है। वो खेला है किसके? जदयू को डैमेज करने के लिए, डर घुसाने के तो लिए, देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है, डर बनाने के लिए, डर बनाने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए कि जनसुराज नाम की भी कोई न कोई पार्टी है जो खेल बना तो नहीं सकती है लेकिन बिगाड़ जरूर सकती है। और सागर जी, मैं बीच में एक और बात बोलना चाहूँगा। जनसुराज चुनाव में इसलिए भी लड़ी है क्योंकि देखिए राजनीतिक अनुभव, देखिए आप किसी के लिए रणनीति बना रहे हैं और एक आप खुद युद्ध कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जनसुराज पार्टी को भले ही 4 सीटों पर कोई विजय नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उनको एक बहुत ही सबक अच्छा मिलेगा, एक उनको अनुभव मिलेगा कि रणनीति क्या होनी चाहिए। और अंतिम समय में एक और बात बोलूँगा जाते जाते कि जिस प्रकार से जनसुराज कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं के जगह कुछ एजेंसियों पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है, मैं चाहूँगा कि जनसुराज के नेतागण इस बात पर ध्यान दें कि एजेंसी के लड़कों पर भरोसा करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने नेताओं और कार्यकर्ता पर ज़्यादा भरोसा करें। चलिए, ये तो आज उपचुनाव का दौर था। आपने सुना कि उपचुनाव के लिए क्या क्या चीज़ होते हैं, कैसे कैसे काम किए गए, कौन कौन पार्टी ने किस किस तरह से अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी ताकत को अपनाया। हम फिर मिलेंगे, अब इंतज़ार करिए आप तब तक जब तक 23 तारीख नहीं आ जाता है, और 23 तारीख से पहले भी हम आपके साथ ज़रूर रूबरू होंगे अपने कुछ कुछ रुझानों को लेकर के, कुछ कुछ बातों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।